मालिक खाना बन गया है, आप कहे तो डाइनिंग टेबल पर लगा दूं। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो, मैं आता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी में कोई स्वाद ही ना हो, सब्जी में थोड़ा नमक कम है। मैं अभी मंगवा देती हूँ। रामू थोड़ा नमक लेकर आना जरा। नौकर रामू नमक लेकर आता है और गलती से उसका हाथ हरीश को छू जाता है। ये क्या किया तूने? तूने मुझे कैसे छुआ? मुझे अशुद्ध कर दिया। अब मुझे नहाना पड़ेगा। अरे तुम्हें इस घर में किसी ने बताया नहीं है कि अगर यहाँ नौकरी करनी है तो मुझे छूने की गलती मत करना। लेकिन मालिक क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर आप इतने नाराज क्यों हो गए? जाए आप नहा कर आइए, ये अभी नया नया आया है, मैं उसे समझा देती हूँ। गुस्से में हरीश खाना छोड़कर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। देखो रामू, तुम अभी कुछ दिन पहले ही काम करने के लिए यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें अभी घर के तौर तरीके अच्छे से पता नहीं है। साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी नौकर उन्हें छुए। तुम उनके लिए खाना तो बना सकते हो, लेकिन गलती से भी कभी उन्हें छूना मत। उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चीड़ इसी बात की है। ये कैसी बात हुई मेम साहब? अगर गरीबों के हाथ का खाना खा सकते हैं तो उसे छूने में साहब को कैसी चीड़? और गरीब आदमी अछूत तो नहीं होता ना। देखो रामू, तुम इन सब बातों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बस मैंने कहा ना कि आगे से ख्याल रखना कि गलती से भी तुम्हारा हाथ साहब को छू ना पाए। सुमित्रा की बात सुनकर नौकर रामू हैरान परेशान होकर अपना काम करने लगता है। सेठ हरीश दास कानपुर शहर के बड़े व्यापारी थे। करोड़ों का बिजनेस था उनका। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। हरीश दास को नौकरों से या यूं कहो कि गरीबों से ऐसी क्या चीड़ थी कि वो कभी भी अपने किसी भी स्टाफ को छूते नहीं थे। अगर कोई गलती से भी छू ले तो वो रगड़ रगड़ कर नहाए बिना खुद को शुद्ध नहीं मानता था। हालांकि उसके व्यवहार से अक्सर उसकी फैक्ट्री और घर के कर्मचारी नाराज भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी सेठ हरीश दास को किसी की परवाह नहीं थी। जहां हरीश दास अपने कर्मचारियों और गरीबों से इतना चिढ़ता था, वही उसका बेटा शुभ बेहद खुशमिजाज और खुले दिल का। ऑफिस में वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता और सभी को सम्मान की नजर से देखता। ज्योति, थोड़ी देर में हमारे क्लाइंट आने वाले हैं, वो जैसे ही आए तो उन्हें वेट कराए बिना आप जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। फिर शाम के समय। अरे ज्योति, आप अभी तक घर नहीं गई? लगभग पूरा स्टाफ जा चुका है, अंधेरा भी हो गया है। एक्चुअली सर, मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग था, मैंने सोचा पूरा काम खत्म करके ही निकलूं। अच्छा ऐसा करो, तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, आप मुझे घर क्यों छोड़ेंगे, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपने एम्प्लॉय को घर तक सेफली पहुंचाना भी तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और वैसे भी तुम तो एक लड़की हो, तो तुम्हारे लिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप टेंशन मत लो। शुभ के बार बार इंसिस्ट करने पर ज्योति उसे मना नहीं कर पाती और शुभ अपनी गाड़ी में उसे बिठा लेता है। ज्योति, कहाँ की रहने वाली है आप? सर, मैं पांडु नगर में रहती हूँ, आप बस बाईपास पर मुझे छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं रिक्शा ले लूंगी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर, मेरा घर आ गया, थैंक यू, बस आप मुझे यही उतार दीजिए। हाय हेलो से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और अपने ही ऑफिस में काम करने वाली ज्योति शुभ को अब पसंद आने लगी थी। फिर एक दिन। ज्योति, मैं कुछ बात करना चाहता था आपसे। कहिए ना सर, क्या बात है? ज्योति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं सर। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अमीर लड़का देखकर फिसल जाए। मैं अपनी थोड़ी सी सैलरी में बहुत खुश हूँ। अरे नहीं नहीं, देखो प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं अपनी पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम ना कह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बस कॉफी के लिए पूछा है, और अगर तुम्हें जरा भी बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ। सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आपने ऐसा कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन आपके जैसा अमीर घर का लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा, बस यही सोचकर मैं थोड़ा घबरा गई थी। लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा भी दिल कह रहा है कि एक बार कॉफी पीने तो हम चल ही सकते हैं। कॉफी से शुरू हुई ज्योति और शुभ की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती गई और जल्दी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तुम तो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार कभी भी अंजाम तक नहीं पहुँच पाएगा। ज्योति, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हें धोखेबाज नजर आता हूँ?
मैं जानती हूँ कि तुम धोखेबाज नहीं हो, लेकिन तुम अपने पापा को तो जानते ही हो ना कि सर ऑफिस में अपने एम्प्लॉय के साथ बैठना तक पसंद नहीं करते, और तुम एक मामूली सी लड़की से शादी करके उसे उनकी बहू बनाना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल काम है? देखो ज्योति, ये तो मैं नहीं जानता कि पापा की प्रॉब्लम क्या है। अगर पापा सही होते ना तो मैं जरूर उनकी बात की रिस्पेक्ट करता, लेकिन इस मामले में वो गलत है और उनकी इस गलत जिद के लिए मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर, कंपनी की मालकिन हो या हमारी कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉई। अरे प्यार ये सब देखकर थोड़ी ना किया जाता है। फिर शुभ घर जाकर अपने पापा को ज्योति के बारे में बताता है। पापा, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। नालायक, इतनी करोड़पति घर की लड़कियां तुझे दिखाई, लेकिन तुझे पसंद भी आई तो अपनी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट। अरे हैसियत क्या है उसकी? 1,52,000 कमाने वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी। इस घर की बहू तो क्या, मैं उसे अपने घर में पैर भी नहीं रखने दूंगा। पापा, आप ज्योति का अपमान कर रहे हैं और याद रखिए अब उसकी इंसल्ट मेरी भी इंसल्ट है। देखो बेटा, जिद मत करो। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा को गरीबों से कितनी चीड़ है। अरे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ज्योति को। माँ पापा की बेवजह की जिद के लिए मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। अगर पापा जिद्दी है तो मैं भी उनका ही बेटा हूँ। मैं भी बता देता हूँ कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ ज्योति से ही करूँगा। आखिर में वही हुआ जिसका शुभ की माँ को डर था। एक दिन शुभ शादी करके ज्योति को अपने घर ले आता है। ये क्या किया तूने शुभ? हम इस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। आपके स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता। मम्मी, मैंने शादी कर ली है और अब सबसे बड़ा सच यही है कि ज्योति इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। इतना कहकर शुभ अपने कमरे में चला जाता है। देखो शुभ की माँ, अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अरे आप चिंता क्यों करते हैं जी, मुझ पर भरोसा रखिए। 4 दिन में इस लड़की को इस घर से भगा ना दिया ना तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे वो लड़की सब कुछ जानते समझते हुए भी इस घर में आई है, तो वो क्या सोचती है कि हमने उसको अपना लिया और वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़कर जाएगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, शुभ है ना उसका हिमायती। उसके सामने हम इस लड़की को कुछ कह भी तो नहीं सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। ये गरीब बहू सिर्फ 4 ही दिन की है। बस 4 दिन इसको बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद इसे इसकी झोपड़ी में वापस रवाना कर देंगे और जब ये जाएगी तो कभी वापस नहीं लौटेगी। फिर अगले दिन, ज्योति बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना। वो अचानक से तुम्हें ऐसे शुभ के साथ देखा तो हम लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। लेकिन बेटा, हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम इस घर की बहू हो। ये लो, ये शगुन के गहने हैं। फिर मैं तुम्हें कुलदेवी की पूजा करने के लिए ले जाऊंगी। देखा ज्योति, मैं कहता था ना, सब पल 2 पल के लिए नाराज जरूर होंगे, लेकिन मेरी खुशी से ज्यादा मेरे परिवार को और कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग मान गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुलदेवी की पूजा के बाद सावित्री बहू ज्योति को ढेरों आशीर्वाद देती है, जिससे शुभ और ज्योति को यकीन हो जाता है कि सावित्री और हरीश ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। फिर कुछ देर बाद, मुझे कुछ घबराहट से हो रही है, हाथ पैर फूल रहे हैं। शुभ, तुम डॉक्टर साहब को फोन लगाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर। अरे माँ, डॉक्टर को छोड़ो, पापा को हॉस्पिटल लेकर चलो। शुभ जल्दी से हरीश को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद, शुभ, अच्छा हुआ तुम इन्हें सीधा ये ले आए। तुम्हारे पिताजी को माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है। इस समय इन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। थकान और टेंशन इनसे दूर रहेगी तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। पापा, ये सब मेरे कारण हुआ ना। पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दो पापा। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तो मेरी ही है। मैं ही जबरदस्ती तुम पर अपनी सोच थोपना चाहता था। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। लेकिन सर, आपको तो आज रात की फ्लाइट से चंडीगढ़ के लिए निकलना था। अगर आप नहीं जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा। आप चिंता मत करो पापा, चंडीगढ़ में जाऊंगा, आपका कंसाइनमेंट कैंसिल नहीं होगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी अभी कल ही तो शादी हुई है। अब ऐसे कैसे मैं तुम्हें चंडीगढ़ भेज दूं? बहू यहाँ अकेली रह जाएगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा, आप चिंता मत करो, मैं ज्योति को समझा दूंगा। फिर शुभ ज्योति को सारी बात बताता है।
चिंता की कोई बात नहीं है, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, जो कि ज्यादा जरूरी है। इस समय सबसे जरूरी है कि पापा जी आराम करें, और मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। शुभ, आप आराम से अपना काम खत्म करके आइए, मैं आपको यहाँ आपका इंतजार करते हुए मिलूंगी। फिर शुभ चंडीगढ़ चला जाता है, और शुभ के जाने के बाद नलिनी, इसका फोन अपने पास रखो, और अब चाहे कुछ भी हो जाए इसके हाथ कोई फोन नहीं लगना चाहिए। माँ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? हुआ क्या है ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब सबसे पहले गहने उतार कर इधर दे दो। तुम्हारी औकात नहीं है ये लाखों के गहने पहनने की। झुकी झोपड़ी में रहने वाली लड़की, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से इस करोड़ों के बंगले की मालकिन बन जाओगी? माँ जी, मुझे आपके बंगले या दौलत की कोई लालच नहीं है, और मैंने शुभ से शादी आपकी दौलत के लिए नहीं की है। मैंने उनसे प्यार किया है, इसलिए शादी की है। अच्छा तो ठीक है, साबित करके दिखाओ। ये महंगे कपड़े, गहने, जेवर सब उतार कर यहाँ रखो, और ये लो, इसे पहनकर काम करने के लिए रसोई में चली जाओ। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है, एक स्वेटर दे दीजिए ना, बहुत ठंड है। अरे अभी तो काम कर शुरू भी नहीं किया, नखरे पहले शुरू हो गए महारानी के। हाँ, तेरी झोपड़ी में तो जैसे हीटर लगा होगा ना, तुझे जरा से भी ठंड नहीं लगती होगी अपनी झोपड़ी में। चुपचाप जाकर रसोई में काम कर, सारे बर्तन अच्छे से धुल जाने चाहिए। और हाँ, 15 लोगों का खाना बनाकर तैयार कर देना। आप मुझसे इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती, और मैं नहीं बनाऊंगी 15 लोगों का खाना। जब घर में खाना बनाने के लिए कुक है, तो मैं क्यों खाना बनाऊं? अच्छा, अगर नहीं बनाएगी ना, तो भूखी प्यासी पड़ी रहे अपने कमरे में, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा इस घर में तुझे। सास की कड़े रवैये के कारण पूरा दिन ज्योति बिना खाए पिए अपने कमरे में बैठी रहती है, लेकिन शाम होते होते उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? खाना मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा पानी तो पिला दीजिए। मैंने तुझे कहा ना कि घर के काम करेगी तो खाना मिलेगा, वरना पड़ी रह ऐसे ही। अगले ही दिन से ज्योति शुभ के घर में एक नौकरानी से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाती है। सावित्री पूरा दिन गधों की तरह उससे काम करवाती, बंगले की साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धुलने के बाद उसे एक रोटी खाने को देती, और फिर से ले जाकर कमरे में बंद कर देती। ना उसे फोन करने की इजाजत थी और ना ही किसी से बात करने की। वो एक कैदियों वाली जिंदगी जी रही थी। फिर 5 दिन के बाद, माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बहुत तेज बुखार है, प्लीज ठंड के मारे मेरा शरीर अकड़ा जा रहा है, कुछ कंबल दे दीजिए ना। अरे तू तो बहुत प्यार करती है ना शुभ से, इतने जल्दी सारा प्यार खत्म हो गया तेरा? कोई कंबल नहीं मिलेगा। बहुत शौक है ना तुझे बहू बनने का, तो पहले अग्नि परीक्षा तो पास कर ले। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आज रात के लिए कंबल दे दो, मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। अरे तो टूट जाने दे, मैं क्या करूँ? ज्योति पूरी रात बुखार में तड़पती रहती है, और सुबह तक ज्योति की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर सुबह 6 बजे, लड़की चल उठ, कपड़े धो। माँ जी, मेरी तो बिस्तर से खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी, चल उठ। तेरे जैसी लड़कियों के ड्रामे मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। ये बीमार होने का नाटक शुभ के सामने करना उसके ऊपर अच्छा असर करेगा, लेकिन मुझे तेरे नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माँ, जल्दी कुछ करो, कल तक भैया भी आ जाएंगे। अगर आज शाम तक ये यहाँ से डर कर नहीं भागी ना, तो कल हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। अरे तू चिंता क्यों कर रही है नलिनी, आज मैं ऐसे इतना काम करवाऊंगी ना कि शाम तक सर पर पाँव रखकर यहाँ से भागती हुई नजर आएगी। तू चिंता मत कर, बस अपनी माँ पर भरोसा रख। सावित्री गुस्से में ज्योति को उसके कमरे से बाहर ले आती है। चल अब यहाँ बैठ और यह सारे पर्दे और चादर धोकर सुखा, और हाँ, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, वरना जो तुझे एक रोटी खाने को मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। सास की बात सुनकर रोते हुए ज्योति कपड़े धोने लगती है। तबीयत खराब होने के कारण कुछ ही देर में चक्कर आने लगते हैं, और नलिनी ज्योति को देख लेती है। अरे माँ, जल्दी आओ, ये क्या कर दिया आपने? इसकी तो सच में तबीयत खराब थी, अगर इसको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही नाटक कर रही होगी। अरे माँ, नाटक नहीं कर रही है, अरे वो सच में बीमार है, अगर मर वीर गई ना तो हमें सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अब जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ।
अरे बेटा, अगर इसे अस्पताल ले जाएंगे और इसने डॉक्टर के सामने हमारे बारे में सब सच बता दिया तो? ये सब बाद में सोचना माँ, अभी समय नहीं है ये सब सोचने का। अरे इसे कुछ हो गया ना तो हम क्या करेंगे? भैया की शादी तो छोड़ो, हमारी सारी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीतेगी। नलिनी की बात सुनकर सावित्री तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। उसे सीवियर निमोनिया हुआ है और ठंड से पूरा सीना जकड़ा हुआ है और बहुत तेज बुखार भी है। फिलहाल उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा और सुबह तक होश आ जाए तो उसके बाद ही आगे कुछ बता पाएंगे। अगले दिन सुबह ही शुभ चंडीगढ़ से लौट आता है। माँ पापा ज्योति को अस्पताल में क्यों लेकर गए हैं? क्या हुआ मेरी ज्योति को? फिर शुभ जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अरे मैं एक हफ्ते के लिए चंडीगढ़ क्या चला गया? क्या से क्या हो गई? पिछले एक हफ्ते से उसको फोन मिला रहा हूँ मैं, का फोन भी नहीं लग रहा। उसका क्या घर में किसी का भी फोन नहीं लग रहा है? आखिर हो क्या रहा था यहाँ पर? शुभ अपनी माँ से सवाल कर रहा था कि तभी मिस्टर एंड मिसेज मिश्रा अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अरे ये तो मिस्टर मिश्रा जी हैं, ये तो बहुत बड़े आदमी है। इनकी तो हमारी फैक्ट्री जैसी 8-8 फैक्ट्री है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सिस्टर ज्योति मिश्रा कहाँ है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? क्या ज्योति मिश्रा कंपनी के मालिक की बेटी है और मैं उसे गरीब झुग्गी झोपड़ी वाली लड़की समझता रहा। अरे अगर मिस्टर मिश्रा चाहे तो यहाँ खड़े खड़े मुझे खरीद सकते हैं। अगर इन्हें पता लग गया कि हमने उनकी बेटी के साथ क्या किया है तो ये हमें नहीं छोड़ने वाले। ज्योति बेटा, ये सब क्या हो गया? अपने पैरों पर खड़ा होने की जिद में क्या हाल बना लिया तुमने अपना? बता के सड़क छाप लड़के से शादी की है तुमने? सच सच बता, कहीं उसकी वजह से ही तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं हुई ना? नहीं पापा, आप शांत हो जाए, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और मुझे अपने पापा की दौलत पर राज नहीं करना था। मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती थी, तो इसमें मैंने गलत क्या किया? और ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है पापा, थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ है, ठीक हो जाएगा। और मेरे पति शुभ कोई सड़क छाप नहीं है, गुप्ता कंपनी के मालिक के इकलौते बेटे हैं। हाँ, इनके पास आपके बराबर दौलत नहीं है, लेकिन जितनी भी है मैं खुश हूँ। इनसे मिलिए, यह मेरे सास ससुर है। इन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और आगे भी बेटी ही समझेंगे। मैं आज अगर यहाँ पर हूँ ना तो इन्हीं की बदौलत। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है कि पापा, मैं तो चक्कर खाकर गिर गई थी, वो तो मम्मी जी मुझे टाइम पर अस्पताल ले आई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तू बस जल्दी से ठीक होकर घर चल बेटा, मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरा नलिनी से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तुझे पहचानने में बहुत गलती कर दी मैंने बेटा, तू तो खरा सोना है। ज्योति की दरिया दिली और अच्छे व्यवहार से सावित्री और हरीश काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ज्योति के पिता के जाने के बाद वे सभी अपने किए के लिए ज्योति से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।